एक नई सुबह की उम्मीद में जब आप रात को सोएं और सुबह आंख खुले और पता चले कि देश पूरी तरह बदल गया है। हजारों लाखों लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है। पूरा देश एक जेल में तब्दील हो गया। बड़े बड़े नेताओं को दबोच लिया गया हो। चाय पर आप अखबार आने का इंतजार कर रहे हों और पता चले कि कई अखबार तो छपे ही नहीं। रेडियो पर खबरें सुनाने वाले खबरनवीस की जगह अचानक देश की प्रधानमंत्री की आवाज सुनाई दे, जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास ही ना हो। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दौर की। हमारी खास पेशकश किस्सा सियासत की इस कड़ी में हम बात करेंगे आजाद भारत में रातों रात लगाई गई इमरजेंसी की। मैं हूं दलीप सिंह। साल 1975 का था। भारत में अचानक इमरजेंसी लगा दी गई। विलेन बनी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस फैसले के बारे में अपनी कैबिनेट तक को नहीं बताया। पर क्या ये फैसला यूं ही ले लिया गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम इस वीडियो में बात करेंगे उन कारणों की जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा, और नतीजा ये हुआ कि आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठी तो उनके दौर के कई बड़े नेताओं को अंदाजा भी नहीं था कि एक औरत, जिसे वो लोग गूंगी गुड़िया भी कहा करते थे, एक दिन वही उन पर भारी पड़ेगी। समय गुजरता गया। इंदिरा गांधी ने कई कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। उस दौर में इंदिरा बनाम न्यायपालिका भी हो गया, क्योंकि इंदिरा के जिन फैसलों के खिलाफ अदालत का रुख किया गया, उसमें हारने के बाद इंदिरा ने कानून में ही बदलाव कर दिए। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। एक है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और प्रीवी पर्स को खत्म करना। सबसे पहले बात बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, जहां सरकार और अदालत के टकराव की असल शुरुआत होती है। जुलाई 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया। इसके लिए जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाया गया। इसमें वो बैंक थे जिनके खाते में 50 करोड़ से ज्यादा जमा थे। ये फैसला लेने के पीछे इंदिरा का तर्क था कि इससे बैंकों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ेगी और हर तबके को बैंक से जोड़ा जाएगा। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे बड़े नाम आते हैं। आम जनता में इस फैसले का काफी अच्छा संदेश गया, पर जिन बैंकों को अचानक प्राइवेट से सरकारी कर दिया गया, उससे खफा होकर ये बैंक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर आर.सी. कूपर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाले कानून को गलत बताया, पर इंदिरा सरकार ने कानून में जरूरी बदलाव करके कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अदालत से इंदिरा सरकार के टकराव की कितनी चर्चा हुई होगी। अब बात करते हैं प्रीवी पर्स की। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब यहां 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। उनके अपने राज्य, प्रजा और अपने कानून थे। 1947 में आजादी के बाद रियासतों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान सरकार में विलय करने की बात उठी। कुछ शर्तों के साथ राजाओं ने इस निर्णय को मान लिया। आजादी के बाद ज्यादातर राजाओं ने भारत का हिस्सा बनना स्वीकार किया। आजादी के बाद भारत में सरकार तो बनी, लेकिन रजवाड़ों का रसूख भी काफी था। प्रीवी पर्स दरअसल उस ग्रांट को कहा जाता था जो राजा महाराजाओं को उनका खर्च चलाने के लिए दी जाती थी। इन शाही घरानों में जयपुर, उदयपुर, पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद समेत कई रजवाड़े थे। 1969 में संसद में प्रीवी पर्स खत्म करने के लिए संवैधानिक संशोधन करने के लिए बिल पेश कर दिया गया। लोकसभा में तो इसे बहुमत से पारित कर दिया गया, पर राज्यसभा में यह बिल एक वोट से गिर गया। इसके बाद राष्ट्रपति वी.वी. गिरी सरकार की सहायता के लिए आगे आए। उनके आदेश के बाद राजाओं और महाराजाओं की मान्यता रद्द कर दी गई। राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ सभी राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दिया।
जनता की भावना इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ थी। हवा इंदिरा गांधी के हक में थी। उन्होंने सरकार भंग करके चुनावों की घोषणा कर दी। इंदिरा भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी। इंदिरा गांधी की सरकार इस विधेयक को 1971 में दोबारा लेकर आई। संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। यहां भी सरकार और अदालत का टकराव सामने आया। अब बात आती है भारत और पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई की। 1971 की जंग के बाद नया मुल्क बना बांग्लादेश। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद इंदिरा का कद और बढ़ गया, पर कहानी अभी और भी बाकी है। 1971 लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद ही इंदिरा की मुश्किलें और बढ़ने लगीं। रायबरेली सीट पर मुकाबला था इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच। इंदिरा की जीत के बाद राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इल्जाम लगाया गया कि चुनाव में इंदिरा गांधी ने स्टेट मशीनरी का गलत और अपने हक में इस्तेमाल किया है। केस चलता रहा। वो मौका भी आया जब पहली बार किसी प्रधानमंत्री को जज के सामने 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा को दोषी करार दिया। रायबरेली के चुनाव को रद्द करार दे दिया गया। इंदिरा के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई, पर इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फिर समय आया 24 जून 1975 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इंदिरा सिर्फ प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी, ना ही संसद में वोटिंग का अधिकार होगा। तब तक इंदिरा के विरोधियों ने सरकार पर इतना दबाव बना दिया था कि इंदिरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुजरात में तो इतना विरोध हुआ कि विधानसभा भंग करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। दूसरी तरफ बिहार में इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विरोधी जयप्रकाश नारायण ने सरकार की नाक में दम कर दिया था। बिहार में बड़े स्तर पर स्टूडेंट सड़कों पर थे। जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया। जेपी ने तो यहां तक भी कह दिया कि इंदिरा सरकार के हुक्मों को फौज, पुलिस और सरकारी अधिकारी ना माने। इसके बाद तो इंदिरा सरकार की जड़ें हिल गईं। रही सही कसर ट्रेड यूनियन के फायर ब्रांड लीडर जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेलवे की हड़ताल ने पूरी कर दी। करीब 17 लाख वर्कर हड़ताल पर चले गए। चक्का जाम हो गया। इस हड़ताल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। हालांकि इंदिरा सरकार ने इस हड़ताल और विरोध को कुचल दिया, नेताओं को जेल भेज दिया। तब तक भारत की आर्थिकता पर बहुत बुरा असर पड़ चुका था। 24 जून 1975 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो दिन भी आया जब 25 जून की आधी रात को इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। इंदिरा ने रात के वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को बुलाया। सिद्धार्थ शंकर रे संविधान के भी जानकार थे। प्लान बनाया गया भारत में इमरजेंसी लागू करने का। इन फैसलों के पीछे एक शख्स और था जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था। वो थे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी। सिद्धार्थ शंकर रे के सुझाव के बाद इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगाने को मंजूरी दे दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय इमरजेंसी पहली बार नहीं लगाई गई थी। इससे पहले 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में पाकिस्तान की जंग के दौरान भी देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। ये दोनों इमरजेंसी तब लगाई गई थी जब देश को बाहरी ताकतों से खतरा था। पर 1975 वाली इमरजेंसी इससे अलग थी, क्योंकि इसमें इमरजेंसी देश के अंदरूनी हालातों को देखकर लगाई गई थी, जिसमें तर्क दिया गया कि मौजूदा हालात देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के बारे में अपनी कैबिनेट तक को नहीं बताया था। सुबह 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर फैसले की जानकारी दे दी गई और आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो गई। आधी रात को ही दिल्ली के कई बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि अखबार सुबह तक प्रिंट ना हो सकें। सुबह होते होते देश भर में हजारों नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, अरुण जेटली, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेता थे। इन नेताओं को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दौर में लालू यादव के घर
बेटी ने जन्म लिया। लालू यादव ने इस कानून के नाम पर ही अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा भारती। उस दौर में आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों पर बैन लगा दिया गया। लोगों की आजादी लगभग खत्म कर दी गई। हद तो और भी हो गई जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जनसंख्या पर कंट्रोल करने के नाम पर एक प्रोग्राम चला दिया। यह था नसबंदी का प्रोग्राम। बड़ी संख्या में जबरन लोगों की नसबंदी कर दी गई। इस फैसले की वजह से आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर गया। इमरजेंसी के दौरान सरकारी तंत्र लगभग बेकाबू हो चुका था। जो मन में आया वैसे फैसले लिए जाने लगे। इमरजेंसी तो लगी थी, पर विरोध भी जारी था। आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ कई अभियान चलाए। दूसरी तरफ पंजाब से भी जबरदस्त विरोध की लहर चल रही थी। अमृतसर में अकाली दल ने डेमोक्रेसी बचाओ मोर्चे की शुरुआत कर दी। मोर्चे के दौरान करीब 40,000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हरचंद सिंह लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल जैसे बड़े अकाली नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसजीपीसी ने भी लगातार संघर्ष किया। आखिरकार 21 महीने बाद मार्च 1977 में इमरजेंसी हटानी पड़ी। 1977 में ही लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस की चुनाव में बुरी तरह हार हुई। इंदिरा गांधी, संजय गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता हार गए। यूपी, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस को पूरे देश में सिर्फ 154 सीटें ही मिली। ये पहली बार था कि आजाद भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, पर यह सरकार भी मुश्किल से 2 साल ही चल सकी। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आईं। लेकिन जून 1980 में उन्हें गहरा सदमा लगा जब 33 साल के उनके बेटे संजय गांधी एक जहाज हादसे में मारे गए। इसके बाद साल आया 1984, जब पंजाब संकट को संभालते संभालते इंदिरा गांधी मुसीबत में घिर गईं। पंजाब के अमृतसर में हरिमंदिर साहिब पर फौजी कार्रवाई इंदिरा गांधी के दौर में हुई और वहीं से ही इंदिरा गांधी की जिंदगी के आखिरी दिन भी शुरू हो गए। सिखों में इंदिरा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इंदिरा के घर पर ही उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून दिया। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।